हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेहनत के साथ यूपी टेट एग्जाम 2026 की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन के जो पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे जा चुके हैं यूपी टेट परीक्षा में, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। आप लोग धैर्य के साथ इस पूरी क्लास में बने रहिएगा। साथियों, आप सभी को पता है पिछले वर्ष के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आगामी परीक्षा के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको करना क्या है, जो भी प्रश्न यूपी टेट में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, चाहे आपका सीडीपी हो गया, चाहे आपका एसएसटी हो गया, किसी भी सब्जेक्ट का, उसको अच्छे तरीके से आप लोग करके जाना है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पूरे धैर्य के साथ अंत तक इस पूरी क्लास में बने रहिएगा। पहला प्रश्न देखिए, दीन ए इलाही की स्थापना साथियों किसके द्वारा करी गई? पहले प्रश्न का उत्तर दीजिएगा और ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में पूछा जा चुका है। मैं आपको साथियों क्लियर कर दूं कि यहाँ पर एक आपको ऐसा सिंगल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा जो पेपर में नहीं पूछा गया हो, यानी ये सारे प्रश्न जो है परीक्षा में आ चुके हैं। बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर करें। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अकबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों ध्यान रखें आप लोग, अकबर ने जो है 1582 ईस्वी में जो है सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को मिलाकर दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म जो है साथियों शुरू किया था। किसने? अकबर ने। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इस नए धर्म को स्वीकार करने वाला जो है एकमात्र और प्रथम हिंदू जो था वो था कौन? बीरबल। क्या नाम था भाई? बीरबल था। ठीक है, ये भी पॉइंट साथ साथ आप लोग ध्यान रखें। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसे जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और ये प्रश्न आपका यूपी टेट में आ चुका है। बताएं, सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। बताएं, चलिएगा। अब जो साथी यहां पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर 4 पर, समुद्रगुप्त पर, वो बिल्कुल राइट है। दोस्तों ध्यान रखें आप लोग, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, समुद्रगुप्त के जो है दरबारी कवि का नाम क्या था? ये भी आप लोग याद रखें साथ साथ, हरिशेन। क्या? हरिशेन था। और इसने साथियों जो है प्रयाग प्रशस्ति नामक अभिलेख की जो है रचना की थी, जिसमें साथियों समुद्रगुप्त के जीवन काल के बारे में जो जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिए। यहाँ से सवाल क्या क्या बन सकता है, आपसे पूछेगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम बताइए, तो हरिशेन जो था साथियों, ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। और हरिशेन के द्वारा साथियों प्रयाग प्रशस्ति नामक अभिलेख लिखा गया था, जो कि जिसमें जो है समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, अगला सवाल देखें, त्रिपिटक ग्रंथ जो है साथियों किस धर्म से संबंधित है? थर्ड क्वेश्चन का उत्तर आप लोग यहां पर बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से और ये प्रश्न आपका पेपर में आ चुका है। बताएं, जो साथी जा रहे हैं यहां पर बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर 3 पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो साथियों त्रिपिटक जो है ये किसका ग्रंथ है? ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और त्रिपिटक के साथियों 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? पहला आपका साथियों सुत्त पिटक, जिसमें जो है बौद्ध धर्म के यानी बुद्ध के जो उपदेश थे वो देखने को यहाँ पर मिलता है सुत्त पिटक में। दूसरा साथियों क्या है आपका? दूसरा है विनय पिटक, जिसमें आपका विनय पिटक में भाई संघ के जो नियम थे वो देखने को मिलते हैं। और तीसरा साथियों आपका हो जाएगा अभिधम्म पिटक, इसमें जो है दार्शनिक सिद्धांत देखने को मिलते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे वो किस भाषा में लिखे गए थे, तो साथियों जो मूल भाषा थी वो थी आपकी पाली। कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी। इनको भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का सभी दोस्त यहां पर उत्तर देने का प्रयास करें। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? यह भी प्रश्न दोस्तों पेपर में आ चुका है। फटाफट उत्तर आप लोग देने का प्रयास करें। साथ साथ जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं उसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलिएगा, महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन भाई? ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखें, चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है गुप्त वंश को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदला और महाराजा धीराज की जो है भव्य उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल पूछेगा कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन आपका जो यहाँ पर सेकंड दिया गया है ये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, हुमायूं नामा जो है किसके द्वारा लिखा गया? बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। बताएं,
यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्तों का उत्तर आ जाना चाहिए, बताएं। चलेगा, सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। अच्छा, जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर, गुलबदन बेगम पर, वो बिल्कुल राइट होंगे। ठीक है दोस्तों, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने जो है अकबर के अनुरोध पर अपने भाई हुमायूं की जीवनी हुमायूं नामा जो है फारसी भाषा में जो है लिखी थी, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे सवाल पूछेगा कि हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया, तो आप बताएंगे गुलबदन बेगम के द्वारा। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर जो दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस प्रश्न का उत्तर सभी प्यारे दोस्त करेंगे। भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र जो है कौन सा है, बताएं। डिगबोई है, चंद्रपुर है, रानीगंज है, कलपक्कम है। इस प्रश्न का सभी दोस्त यहां पर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर आप क्या बताएं। चलिए सभी दोस्त यहां पर उत्तर देने का प्रयास करें, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर, कलपक्कम पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कलपक्कम जो है तमिलनाडु में स्थित भारत का जो है एक प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, और अगर आपसे दोस्तों पूछे कि उत्तर प्रदेश का जो है एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है कहां पर स्थित है, आप सभी को पता होना चाहिए, नरौरा में। कहां पर? नरौरा बुलंदशहर में। ठीक है दोस्तों, भारत का जो है अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो है पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थित है, ये साथियों आपका तारापुर महाराष्ट्र में। कहां पर? तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग यहां पर अच्छे से समझ गए होंगे। तो जो लोग यहां पर 4th ऑप्शन पर जा रहे हैं कलपक्कम पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। अगला सवाल ये रहा, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? यहां पर आप लोग उत्तर दीजिएगा, फटाफट उत्तर बताएं। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं। देखिएगा दोस्तों, अगर बात करें यहां पर हम, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं अपसौर पर, किस पर? अपसौर पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो अधिकतम दूरी होती है, जब उस घटना को क्या बोलते हैं? अपसौर कहा जाता है। और ये जो घटना होती है साथियों, प्रत्येक वर्ष जो है 4 जुलाई को होती है। कब? ये घटना प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को होती है। और साथियों, जब जो है पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है, तब उस घटना को साथियों उपसौर कहा जाता है। क्या? उपसौर कहा जाता है। और ये घटना साथियों प्रत्येक वर्ष जो है 3 जनवरी को होती है। इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से यहाँ चीज़ों को समझ रहे होंगे। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित तिथियों में से जो है किस पर जो है ग्रीष्म अयनांत होता है, बताएं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं फटाफट आप लोग। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्तों का आंसर आना चाहिए। निम्नलिखित तिथियों में से किस पर जो है ग्रीष्म अयनांत होता है, बताएं। ये भी प्रश्न दोस्तों आपका पेपर में आ चुका है। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर, 21 जून पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों 21 जून को जो है सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जिससे जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और ग्रीष्म अयनांत होता है। ठीक है, तो आपका जो 4th ऑप्शन यहां पर दिया गया है, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों 22 दिसंबर को, ध्यान रखिएगा, 22 दिसंबर को जो है शीत अयनांत होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां पर आपसे पूछा है ग्रीष्म अयनांत, तो ग्रीष्म अयनांत कब होता है? 21 जून को। अच्छा, शीत अयनांत कब होता है? 22 दिसंबर को साथियों शीत अयनांत होता है। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों अगर हम आपको बता दें कि 21 जून को आप सभी जानते हैं प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या भाई? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल देखें दोस्तों, यदि आप यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़िएगा। हेल्प आपको यहाँ पर श्योर 100% मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से जो है कौन भ्रंश द्वारा उत्पन्न होता है, बताएं। सवाल नंबर 9 का उत्तर फटाफट आप लोग यहाँ पर देते हुए चलें। चलिएगा, राइट आंसर क्या है? आप सभी दोस्त उत्तर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन सा जो है भ्रंश द्वारा उत्पन्न होता है? जो लोग जा रहे हैं अवरोधी पर्वत ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल राइट है। इसी साथियों ब्लॉक माउंटेन भी आप कह सकते हैं, इसे लिखा हुआ मिल सकता है, ब्लॉक माउंटेन कहिए या अवरोधी पर्वत कहिए, बात जो है एक ही है। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल पूछेगा कि निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन जो है भ्रंश द्वारा उत्पन्न होता है, तो वो आपका होता है साथियों ब्लॉक पर्वत या अवरोधी पर्वत। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखिए भाई। अच्छा साथियों, अगर आपसे पूछा जाए हिमालय जो है, हिमालय हो गया आपका, ठीक है, और आपका हो गया साथियों कौन सा पर्वत? आल्पस पर्वत हो गया। कौन सा? आल्पस पर्वत हो गया। ठीक है, तो ये साथियों किसके अंतर्गत आते हैं? ये साथियों आपका जो है
वलित पर्वत के अंतर्गत आते हैं। क्या? वलित पर्वत के अंतर्गत आते हैं, ये भी साथ साथ ध्यान रखें। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित देशों में से जो है किसमें मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है, बताइए। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग यहां पर दीजिएगा, फटाफट उत्तर बताएं। निम्नलिखित देशों में से किसमें जो है मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10 का फटाफट यहां पर सभी साथियों का उत्तर आ जाना चाहिए। सभी प्यारे दोस्त यहां पर उत्तर देने का प्रयास करें। अच्छा, जो साथी यहां पर जा रहे हैं फिलीपींस ऑप्शन नंबर सेकंड पर, बहुत शानदार जबरदस्त, आपका सेकंड ऑप्शन जो यहां पर दिया गया है ये दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, माउंट मेयान फिलीपींस के जो है लुजोन द्वीप पर स्थित एक सक्रिय और अपनी सटीक शंक्वाकार आकृति के लिए जो है प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है। तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट, फिलीपींस में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ें। और दोस्तों भारत का जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? वो है दोस्तों आपका बैरन द्वीप। ये भी साथ साथ ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। भारत का जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वो है आपका बैरन द्वीप। कहां पर है? अंडमान निकोबार में। ठीक है, सवाल नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से जो है कौन सही सुसंगत नहीं है? यहां पर मिलान आपको करना है, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। चलिए फटाफट उत्तर दीजिएगा। यहां पर दोस्तों आप देखेंगे एस्चुरी जो है नदी से संबंधित, बिल्कुल बात सही भाई। और लटकती घाटी ये भी आपका हिमानी से संबंधित है। और यहां पर जो दिया यार्डंग ये जो है आपका पवन से संबंधित है। लेकिन साथियों जो नू नाटक आपका दिया भूमिगत जल से, ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नू नाटक जो है भूमिगत जल से नहीं है संबंधित, बल्कि जो है ये आपका साथियों हिमानी यानी ग्लेशियर द्वारा निर्मित एक जो है स्थलाकृति होता है, जो बर्फ के बीच उठी चट्टानी चोटी होती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़े भाई। एस्चुरी के बारे में साथियों आप जानते होंगे, नदियां जो है समुद्र में गिरने से पहले जो है एस्चुरी का निर्माण करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर बात करें यार्डंग की, साथियों आप जानते होंगे मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो है पवन यानी हवा के अपरदन से बनने वाली जो आकृति होती है उसी को क्या बोलते हैं? यार्डंग बोलते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, बिजली चमकन व मेघ गर्जन विशेषता है क्षोभ मंडल की, समताप मंडल की, मध्य मंडल की और आपका दिया है आयन मंडल की। इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग यहां पर करेंगे। चलिए साथी, जो बिजली चमकना यानी जो मौसम परिवर्तन होता है, जैसे बिजली, आंधी, तूफान, बारिश, ये सभी जो है आपका किस मंडल में होता है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और आपका दिया है आयन मंडल। यहां पर उत्तर आप लोग देने का प्रयास करें। चलिए तो दोस्तों जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल में साथियों ये सभी घटनाएं जो है होती है, जैसे बादल, वर्षा, बिजली चमकना, कोहरा घटित होना, ये सभी आप देखेंगे क्षोभ मंडल में है। और प्रश्न यहाँ से ये भी पूछता है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम बताइए, तो आप बताएंगे क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका साथियों ए ऑप्शन जो दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। कुछ पॉइंट मैं और आपको बता रहा हूँ, उसको भी ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए साथियों कि ओजोन परत जो है, जो कि आप सभी को पता है, ओजोन परत जो है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें, उनको अवशोषित करने का कार्य करती है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो ये साथियों आप देखेंगे समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल में पाई जाती है। अच्छा, हवाई जहाज जो है किस मंडल में उड़ता है साथियों? तो वो साथियों आपका समताप मंडल में ही उड़ता है। ये भी साथ साथ आप लोग ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग आ रहे हैं बिल्कुल राइट, शानदार, जबरदस्त। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी जो है शीत महासागरीय धारा है, बताएं। इस प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हैं। यहां पर आपसे पूछा है शीत महासागरीय धारा जो है इसमें से आपका कौन सा है, बताएं। अब यहां पर जो लोग जा रहे हैं यहां पर बेंगुएला धारा, ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट है। दोस्तों बेंगुएला धारा जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक ठंडी यानी शीत जल धारा होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पर थर्ड दिया गया है वो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बात करें यहाँ पर ब्राजील धारा जो आपका दिया, ब्राजील धारा और आपका गल्फ स्ट्रीम धारा, ये साथियों क्या है? ये गर्म जल धाराएं हैं। ठीक है, अटलांटिक महासागर की जो है ये सभी जो है गर्म जल धाराएं हैं, ये भी आप लोग साथ साथ ध्यान रखिएगा। और साथियों जो क्यूरेशियो धारा है ये भी आपकी कैसी धारा है? ये प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा है। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब पारित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आ चुका है। फटाफट यहां पर आंसर छापते हुए चलें आप लोग, बताइएगा यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। अच्छा, जो साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर, जून 2005 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा जो है जून 2005 में जो है पारित किया गया
और यह दोस्तों 12 अक्टूबर 2005 को जो है पूरी तरह से लागू हुआ। कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को जो है साथियों पूरी तरह से लागू हुआ। तो यहाँ पर जो दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, फोर्थ पर जा रहे हैं 2005, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहां से साथियों दो प्रकार के सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल आपसे पूछेगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है संसद द्वारा कब पारित किया गया, तब आप कहेंगे जो है कब भाई? जून 2005 में, ठीक है, जून 2005 में, ठीक है। अच्छा, लागू कब हुआ पूरी तरह से? 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक। सवाल नेक्स्ट है, भारत में जो है दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, बताइए। इस प्रश्न का उत्तर यहां पर सभी प्यारे दोस्त करेंगे, फटाफट उत्तर बताएं। भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? आपके सामने यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी प्यारे दोस्तों का उत्तर आ जाना चाहिए, बताओ भाई। अच्छा, जो साथी यहां पर जा रहे हैं किस पर? जयप्रकाश नारायण पर। किस पर? जयप्रकाश नारायण पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए फटाफट उत्तर दीजिएगा साथियों। पिछले वर्ष के क्वेश्चंस को आपको अच्छे तरीके से करके जाना है, ये चीजें मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया, स्वर्ण सिंह समिति, वो बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। यहां पर आपका जो थर्ड ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों आप जानते होंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नागरिकों के लिए जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि मौलिक कर्तव्य जो है ये कहां से लिया गया है और किस संविधान मतलब किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है और किस भाग में जोड़ा गया है भारतीय संविधान में। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा साथ साथ, क्योंकि महत्वपूर्ण है। देखिएगा, अगर आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्य की अवधारणा कहां से ली गई भारतीय संविधान में, तो साथियों ये आपका रूस के संविधान से ली गई है और इसका उल्लेख देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 4A में किया गया है और अनुच्छेद पूछेगा तब आप बताइएगा 51A में, ठीक है दोस्तों। याद रखें इन सारे पॉइंट्स को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कितने मौलिक कर्तव्य निहित हैं? 11 मौलिक कर्तव्य निहित है, ये भी पॉइंट साथ साथ ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए। चलिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। जो दोस्त यहां पर जा रहे हैं अनुच्छेद 280 पर, ए ऑप्शन पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे, ठीक है भाई। साथियों अनुच्छेद 280 के तहत जो है राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए एक वित्त आयोग का जो है गठन करते हैं, ठीक है। तो आपका जो ए ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा अनुच्छेद 280 के तहत, ठीक है। ए विकल्प आपका राइट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा भाई, संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से जो है कितने न्यायाधीश करते हैं, बताएं। चलिए फटाफट उत्तर आप लोग यहां पर देते हुए चलिएगा। संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्नलिखित में से कितने न्यायाधीश करते हैं? तो 5 न्यायाधीश करते हैं। कितने? ए विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 145 थर्ड के अनुसार जो है संविधान की व्याख्या से जुड़े किसी भी मामले की सुनवाई के लिए गठित संवैधानिक पीठ में जो है कम से कम 5 न्यायाधीश होने अनिवार्य है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या है? ए विकल्प जो दिया गया है ये साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई, बताएं। फटाफट आप लोग यहां पर उत्तर देने का प्रयास करें। लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई? आपके सामने 4 ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं, आप सभी दोस्तों को यहां पर उत्तर आ जाना चाहिए, बताओ। यहां पर साथियों आप लोग कर लीजिएगा 1982 में। कब? 1982 आप लोग कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान सभा जो है किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी, बताएं। इस प्रश्न का उत्तर सभी का आ जाना चाहिए, सभी लोग बताएं, बिल्कुल बेसिक सवाल है। यहां पर जो लोग जा रहे हैं कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट है दोस्तों। वर्ष 1946 में, कब? वर्ष 1946 में आए ब्रिटिश कैबिनेट मिशन की सिफारिशों और योजना के आधार पर ही भारत की संविधान सभा का जो है गठन किया गया था, ठीक है। और साथियों जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी
9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था भाई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद साथियों जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, अगला सवाल, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? यहां पर सभी साथियों का उत्तर आ जाना चाहिए, आप लोग बताइए। चलिए, यहां पर जो दोस्त जा रहे हैं गोदावरी, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, गोदावरी को जो है दक्षिण भारत की मतलब दक्षिण गंगा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यहां से दोस्तों देखिएगा 2 प्रश्न पेपर में पूछा जाता है और यहां पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, तब आप कहेंगे जो है गोदावरी को। अगर यहीं पर सवाल चेंज कर दे कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, क्या भाई दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तब आप कहेंगे कावेरी को। ठीक है, कावेरी को कहा जाता है। ठीक, और साथियों गोदावरी के बारे में और कुछ पॉइंट याद रखिएगा। इसे साथियों वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा कहा जाता है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। ये भी साथ साथ आप ध्यान रखें। ठीक है, ए ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पंडित शारंग देव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? बताइए। फटाफट आप लोग उत्तर देने का प्रयास करें। यहां पर सही उत्तर क्या होता है बताओ। पंडित शारंग देव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? 4 विकल्प आपके सामने यहां पर दिए गए हैं, आप सभी दोस्त उत्तर दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं संगीत रत्नाकर ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। दोस्तों 13वीं शताब्दी में जो है पंडित शारंग देव ने संगीत रत्नाकर नामक जो है महान ग्रंथ जो है लिखा था, जिसे उत्तर और दक्षिण दोनों संगीत पद्धतियों का आधार माना जाता है। ठीक है, तो आपका जो 4th ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में जो है सांगीतिक विकास के क्रम में किस काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है? बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? प्राचीन काल है, मध्यकाल है, आधुनिक काल है और आपका दिया ब्रिटिश काल। सही उत्तर दोस्तों आपका क्या है? मध्यकाल, ऑप्शन सेकंड जो आपका दिया गया है बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मध्यकाल में जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत, ध्रुपद, ख्याल, गायकी और वाद्य यंत्रों का अभूतपूर्व विकास हुआ है। ठीक है, इसे साथियों इसलिए जो है इसे मध्यकाल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें जो है एक संधि प्रकाश राग है, जौनपुरी, भैरव, विहाग, वृंदावनी, सारंग। इस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दीजिएगा फटाफट। इनमें जो है एक संधि प्रकाश राग है, जौनपुरी, भैरव, विहाग, वृंदावनी, सारंग। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्तों का यहाँ पर उत्तर आ जाना चाहिए। सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर बताएं। अब जो साथी यहाँ पर जा रहे हैं भैरव ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सुबह और शाम के समय गाए जाने वाले रागों को संधि प्रकाश राग कहते हैं, जिसमें जो है राग भैरव सुबह का प्रमुख राग होता है। आपका बी ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया है ये दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें जो है एक संगीतमय माना जाता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, उत्तर दे सकते हैं, पेपर में पूछा गया है। देखिएगा दोस्तों, संगीतमय की बात करें दोस्तों, अच्छा ऋग्वेद क्या है? ये सबसे दोस्तों आपका प्राचीनतम वेद है। ठीक है, और इसमें आप सभी को पता होना चाहिए कितने मंडल हैं, 10 मंडल है और 1028 जो है शुक्तियाँ हैं, किसमें? ऋग्वेद में। और इसे सबसे प्राचीनतम जो है वेद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सामवेद की बात करें, सामवेद जो है इसे जो है संगीत का आदि ग्रंथ कहते हैं। क्या? संगीत का आदि ग्रंथ कहते हैं। तो संगीत में माना जाता है किसे? सामवेद को। ऑप्शन सेकंड आपका राइट है दोस्तों। साम का अर्थ ही होता है क्या? इसका अर्थ होता है गायन करना। ठीक, और दोस्तों यजुर्वेद से एक सवाल पेपर में बन सकता है, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसे गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो साथियों यजुर्वेद को जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ये भी साथ साथ ध्यान रखें। अगला सवाल, अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है किसका? नाशपाती की, केला की, आम की, सेब की। इस प्रश्न का उत्तर करें। तो जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर आम, ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड पर, और वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? बताइए। चलिए फटाफट आंसर यहाँ पर छापते हुए चले आप लोग। पहाड़ी क्षेत्रों में जो है बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, कंटूर विधि पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। ठीक है भाई दोस्तों, पहाड़ी ढलानों पर जो है मिट्टी के कटाव को रोकने और पानी के सही उपयोग के लिए समान ऊंचाई वाली रेखाओं पर जो है
कंटूर विधि से बाग लगाए जाते हैं। आपका जो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन दिया गया है ये दोस्तों बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, जेली बनाने के लिए अति आवश्यक कौन सा इसमें से बताओ। फटाफट आंसर छाप दो आप लोग। जेली बनाने के लिए अति आवश्यक कौन सा है? साइट्रिक एसिड है, पेक्टिन दिया है, नमक है और आपका फल का गुदा है। सही उत्तर क्या है? फटाफट यहां पर सभी प्यारे दोस्तों का उत्तर आ जाना चाहिए। यहां पर सभी प्यारे दोस्त उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए, यहां पर जो दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर, पेक्टिन पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। ठीक है दोस्तों, जेली को जो है सही तरीके से जमाने और उसे पारदर्शी रूप देने के लिए फलों में जो है आप जानते होंगे पेक्टिन जो है, पेक्टिन साथियों एक प्रकार का जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका होना जो है बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, आम की कौन सी किस्म जो है बहुभ्रूणी होती है? बताएं। सवाल नंबर 30 दिया है, इसका आंसर आप यहाँ पर कर सकते हैं। क्या है? आम की कौन सी किस्म जो है बहुभ्रूणी है? इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा बता सकते हैं। यहां पर जो दोस्त जा रहे हैं किस पर भाई? ऑप्शन नंबर आपका साथियों थर्ड बिल्कुल राइट है, चंद्रकरण। ठीक है दोस्तों, बहुभ्रूणी किस्मों के एक बीज से जो है एक से अधिक पौधे निकलते हैं। ठीक है, और साथियों चंद्रकरण जो है दक्षिण भारत की एक ऐसी ही प्रसिद्ध किस्म है। ठीक है, तो आपका जो थर्ड ऑप्शन यहां पर दिया बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सेशन को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, हेल्प आपको यहाँ पर श्योर 100% मिलेगी। जो भी कंटेंट यहाँ पर आपको दिया जाएगा बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। गार्डन रेक का उपयोग साथियों किया जाता है, बताएं। गार्डन रेक का उपयोग किया जाता है, यहां पर आप लोग आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट है, खरपतवार। खरपतवार एक त्रिकरण हेतु। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा। अचल संधि पाई जाती है कोहनी में, कपाल में, कलाई में, घुटने में, बताएं। 32 का उत्तर कर सकते हैं। अचल संधि साथियों ये आपका कहां पर पाई जाती है बताइएगा। यहां पर आप देखेंगे जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, कपाल में, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों हमारे सिर की हड्डियों के जोड़ हिल डुल नहीं सकते हैं, इसलिए इन्हें साथियों क्या कहा जाता है? इसलिए साथियों इन्हें जो है अचल संधि या फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो आपका सेकंड ऑप्शन दिया बिल्कुल राइट है। तो अचल संधि कहां पाई जाती है? ये आपका साथियों कपाल में पाई जाती है। कपाल कह सकते हो या खोपड़ी कह सकते हो, ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो भाई ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, इसका उत्तर आप कर सकते हैं, ये सवाल पेपर में बन चुका है। तो साथियों वो होता है आपका क्या? H2O। क्या भाई? H2O। ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। और यहीं पर दोस्तों अगर आपसे सवाल पूछ ले कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्या भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वो होता है साथियों D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा, रक्त की शुद्धि जो है किस अंग में होती है? सभी को पता होगा, गुर्दा, हृदय, आमाशय, फेफड़े, बताओ। इस प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हो यहाँ पर। राइट आंसर आपका क्या बताइएगा। अब जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं किडनी यानी गुर्दा, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। दोस्तों हमारे गुर्दे यानी किडनीज रक्त को जो है छान कर उसमें से यूरिया और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को यूरिन के रूप में जो है अलग करके खून को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो आपका जो ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हुआ। यहाँ पर एक प्रश्न और पेपर पूछता है कि किडनी के साथियों जो किडनी होती है इसकी कार्यात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या? नेफ्रॉन कहा जाता है, ये भी साथ साथ ध्यान रखें। नेक्स्ट, लार ग्रंथियों द्वारा जो है कौन सा पाचक रस स्रावित होता है? बताइए। लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है? वो होता है साथियों आपका क्या? टाइलिन होता है। ए ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों ग्रंथियों से जो है आप जानते होंगे मुख की लार ग्रंथियों से टाइलिन एंजाइम जो है निकलता है, जो भोजन के स्टार्च को मल्टोज यानी शर्करा में जो है बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट, किस प्रकार के वस्त्रों में जो है अरारोट का कल्फ लगाया जाता है? बताइए। इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका क्या? फटाफट उत्तर देते हुए चले आप लोग यहाँ पर, बताओ भाई। किस प्रकार के वस्त्रों में अरारोट का कल्फ लगाया जाता है? ऊनी, सूती, रेशमी और आपका दिया कृत्रिम तंतु। सही उत्तर दोस्तों क्या है? सूती यानी कॉटन, ऑप्शन सेकंड जो दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट रहा, निम्नलिखित में से किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? बताइए। निम्नलिखित में से किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? सही उत्तर इस प्रश्न का क्या है आप यहां पर बता सकते हैं।
अच्छा, जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं कोशिकीय जल पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सेकंड जो आपका दिया है दोस्तों बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट, दूध में सर्वाधिक वसा उत्पन्न वाली भैंस की नस्ल कौन सी होती है? सबसे अधिक साथियों फैट किसमें पाया जाता है, आप लोग बताइएगा। चलिएगा सभी दोस्त यहां पर आंसर दें, इसका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइएगा। चलिए, दूध में सर्वाधिक वसा उत्पन्न वाली भैंस की नस्ल कौन सी होती है? यहां पर जो लोग जा रहे हैं भदावरी ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। ठीक है, 4th ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल साथियों सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा किस फसल का प्रमुख खरपतवार है, बताइए। चलिए इसका उत्तर आप लोग बताइएगा यहां पर राइट आंसर क्या है, आंसर दें आप लोग। चलिए, जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर गेहूं पर, वो बिल्कुल राइट होंगे। नेक्स्ट ये रहा, भंडारण के समय बीज में जो है नमी प्रतिशत कितना होना चाहिए? चलिए उत्तर दीजिएगा फटाफट आप लोग। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर 8 से 10% पर, वो बिल्कुल राइट है। ठीक है दोस्तों, अनाजों को जो है लंबे समय तक सुरक्षित रखने और फफूंद व कीटों से बचाने के लिए भंडारण के वक्त दानों में जो है नमी जो लगभग होनी चाहिए 8 से 10% होनी चाहिए। कितना? 8 से 10%। आपका ए विकल्प जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है भूक्षरण का कारक नहीं है? जलवायु ढाल के विपरीत जुताई, तृण रहित खेती। इसका उत्तर क्या है? ढाल के विपरीत जुताई। ऑप्शन नंबर आपका 3rd जो दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ढाल के विपरीत जुताई करने से जो है पानी का बहाव रुकता है, जिससे जो है मिट्टी का कटाव रुकता है। ठीक है, तो ये अतः साथियों ये जो है भूक्षरण को रोकता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका जो 3rd है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे सवाल पूछा है कि भूक्षरण का कारक कौन सा नहीं है, वो है साथियों आपका ढाल के विपरीत जुताई का। ठीक है, ऑप्शन 3rd राइट। नेक्स्ट, इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है, बताइए। नीले रंग का बाद साथियों यहाँ पर कौन सा रंग आता है, फटाफट आंसर दे दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं हरा रंग ऑप्शन नंबर 3rd पर, वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, रस्किन के अनुसार कला क्या है, बताइए। रस्किन के अनुसार जो है कला क्या है? कला जीवन है, कला सौंदर्य है, कला अभिव्यक्ति है, कला जो है अनुकृति है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो कला साथियों क्या है? अभिव्यक्ति है। ऑप्शन नंबर आपका 3rd बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपका 3rd विकल्प दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, प्रसिद्ध कला समीक्षक जॉन रस्किन के अनुसार कला मनुष्य की भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति होती है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो ऑप्शन नंबर 3rd बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ये रहा, राज्य ललित कला अकादमी जो है कहाँ पर स्थित है? राज्य ललित कला अकादमी साथियों ये आपका लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखिएगा, बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ, बताइए। सही उत्तर क्या अभी बताओ। जो लोग जा रहे हैं यहां पर भाई किस पर? ऑप्शन नंबर 4th पर, जहांगीर पर, वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर अगला है, ये रहा, प्राथमिक रंग साथियों कितने होते हैं, बताओ। प्राथमिक रंग जो है कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने साथियों? 3 रंग होते हैं प्राथमिक। कौन कौन से? लाल होता है आपका रेड, एक होता है आपका ग्रीन यानी हरा, उसके बाद साथियों आपका क्या होता है? बी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया साथियों? आप कह सकते हैं नीला यानी ब्लू। ठीक, तो आपका यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है, बताओ। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल। सही उत्तर क्या? फटाफट यहाँ पर आप पूछा भी। पेनल्टी स्ट्रोक जो है किस खेल से संबंधित होता है? हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है। इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या है? हॉकी पर जो लोग ए ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। ए विकल्प आपका साथियों बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, टेक ऑफ बोर्ड किस स्पर्धा से संबंधित है, बताइए। टेक ऑफ बोर्ड जो है किस स्पर्धा से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? लंबी कूद से। जो लोग यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पर जा रहे हैं, टेक ऑफ बोर्ड जो है साथियों ये आपका लंबी कूद से रिलेटेड है। ऑप्शन सेकंड राइट। नेक्स्ट, बोनस लाइन किस खेल से संबंधित है, बताओ। बोनस लाइन जो है किस खेल से संबंधित है? खो खो है, कबड्डी है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है। आपका राइट आंसर हो जाएगा कबड्डी। ऑप्शन सेकंड पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल ये रहा और लास्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, बताइए। सही उत्तर क्या है? यहाँ पर सभी प्यारे दोस्तों का उत्तर आ जाना चाहिए। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर 11 पर, वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो भाई ये क्लास आपको कैसे लगी जरूर बताएं। और साथियों यूपी टेट एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जुड़िएगा जरूर, हेल्प आपको यहाँ पर श्योर मिलेगी।
और जितने भी पिछले वर्ष के क्वेश्चन हैं, चाहे CDP हो गया, आपका SST हो गया, जो भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, चाहे लैंग्वेज आपका हो गया, सबको अच्छे तरीके से आपको करके ज़रूर से ज़रूर जाना है। ये सभी जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।